विज्ञान पाठ नंबर 2। निलंबन तक हम पढ़ चुके थे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कोलाइट। विलियन में पढ़ा था, उस समय हमने कंफर्म किया था या क्लियर किया था कि एक समांगी मिश्रण होता है और इसमें पदार्थ एक दूसरे के साथ इस प्रकार से घुले रहते हैं कि उन्हें किसी भौतिक विधि द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उसके बाद कोलाइट के बारे में, निलंबन के बारे में पढ़ा। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण था जिसके कण इतने बड़े थे कि उन्हें सामान्य आंखों से देखा जा सकता था। जैसे रेत को अगर पानी में घोला जाता है तो रेत के कण हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, और कुछ समय यदि इसे शांत छोड़ दिया जाता है तो ये बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। तीसरा है कोलाइड। कोलाइड ही विलयन के कण विलयन और निलंबन के मध्य की स्थिति वाले होते हैं। न तो ये कुछ बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ना ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और ये समांगी मिश्रण के समान तो प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में इनका मिश्रण विषमांगी मिश्रण प्रकार का ही होता है। ये समांगी मिश्रण की तरह, ये समांगी मिश्रण की तरह है प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में विषमांगी मिश्रण होते हैं। विषमांगी मिश्रण होते हैं। इन्हें आसानी से, इन्हें की जगह हम लिखते हैं, इनके कण अत्यंत छोटे होते हैं, इनके कण अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें सामान्यतया देखना संभव नहीं है। सामान्यतया देखना संभव नहीं है। कोलाइड के गुणधर्म। कोलाइड के गुणधर्म। कोलाइड गुणधर्म, कोलाइड का एक सामान्य उदाहरण हो सकता है दूध वसा। उदाहरण होगा जैसे दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, वसाएं पाई जाती है और खनिज लवण भी पाए जाते हैं। अर्थात अनिश्चित अनुपात में मिले हुए ये पदार्थ हो सकते हैं। कई बार दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है और कई बार वसा की मात्रा कम भी हो जाती है। तो ये कम या ज्यादा होना उसके विषमांगी मिश्रण होने का प्रमाण होता है। दूध में हमें वसा, प्रोटीन आदि के कणों को वास्तव में देखकर नहीं पहचान सकते, वास्तव में इन्हें अलग नहीं कर सकते, लेकिन यदि दूध को लगातार मथा जाए या फिर इसे अपकेंद्रण मशीन द्वारा लगातार घुमाया जाए तो इसके कण पृथक हो जाते हैं और दूध की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जिन्हें क्रीम के रूप में अलग से पृथक कर लिया जाता है। कोलाइड के गुणधर्म। कोलाइड के गुणधर्म में हम पढ़ेंगे नंबर 1, यह विषमांगी मिश्रण है। यह विषमांगी मिश्रण है। दूसरा नंबर इसका गुणधर्म में, इनका आकार
अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है। अत्यंत छोटा होने का मतलब है कि हमें ये नग्न आंखों से तो नहीं दिखाई देते। नंबर 3, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश किरण को फैला देते हैं, कि ये प्रकाश किरण को फैलाकर उसका मार्ग दृश्य बना देते हैं, उसका मार्ग दृश्य बना देते हैं। अर्थात अगर किसी कांच के गिलास में कोलाइडी विलयन को भरा जाए और उस कांच के गिलास में मध्य वाले भाग में यदि टॉर्च से प्रकाश दिया जाए तो कांच के अंदर उस कोलाइडी विलयन में भी हमें प्रकाश की किरणें फैली हुई दिखाई देती है। चौथा नंबर इसका पॉइंट, इन्हें शांत छोड़ दिया जाता है तो शांत छोड़ने पर ये कण तली में बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं अर्थात ये स्थायी होते हैं। अर्थात स्थायी होते हैं। इन्हें अपकेंद्रण द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब दूध से मक्खन या क्रीम पृथक करने की विधि को ही अपकेंद्रण वाली विधि कहते हैं। कोलाइडी विलयन का निर्माण। कोलाइडी विलयन का निर्माण, तो कोलाइडी विलयन जब बनता है तो उस दौरान उसमें विलेय और विलायक की भांति दो प्रकार के घटक काम में आते हैं। एक घटक परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। ठीक जैसे हमने विलेय और विलायक दो पढ़े थे, विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा में होना चाहिए और परिक्षेपण माध्यम में ज़्यादा मात्रा वाला पदार्थ होता है। देखिए कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ का वह भाग
विलेय पदार्थ का वह भाग या घटक, हम घटक ही लिख देते हैं, वह घटक जो कोलाइडल के रूप में रहता है, कोलाइडल के रूप में, अर्थात तैरता हुआ या कुछ समय पश्चात तली में बैठ जाता है, कोलाइडल के रूप में रहता है, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था तथा कहते हैं, तथा जिस माध्यम में घटक की परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, घटक की परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडी विलयन का निर्माण परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय का वह घटक, विलेय अर्थात जो कम मात्रा में होता है उसका वह घटक जो कोलाइडल के रूप में रहता है। कोलाइड के रूप में यदि हमने कुछ मिला भी दिया है जल में, जैसे वसाई मिला दी या जल में दूध मिला दिया, तो दूध उसे सफ़ेद रंग का ही कर देता है, जल को भी दूध या रंगी हो जाता है जल का भी, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ पैटर्न बनना प्रारंभ हो जाते हैं और इस प्रकार से जब जल में जो दूध मिलाया गया है वो उसकी परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगी। और जल में दूध मिलाया गया है, दूध तो उसकी परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई जल में दूध की, और दूध जिस जल में मिलाया गया है वह जल परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। अर्थात वही हो गया जैसे विलेय और विलायक में पढ़ा था, विलेय कम मात्रा वाला होता है, उसी प्रकार से परिक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा होगी और विलायक अधिक मात्रा होती है, उसी तरह से परिक्षेपण माध्यम भी अधिक मात्रा वाला होगा। माध्यम कौन सा प्रयोग किया गया है? द्रव माध्यम प्रयोग किया गया है या फिर गैसीय माध्यम प्रयोग किया गया है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्लियर हो गई। परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव या गैस हो सकता है, ठोस द्रव या गैस हो सकता है। तीनों माध्यमों में से कोई सा भी माध्यम हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कोलाइड के सामान्य उदाहरण। कोलाइड के सामान्य उदाहरण। परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, इसे थोड़ा इससे बेटर तरीके से समझ पाएंगे। परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण।
परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था यदि द्रव में है और परिक्षेपण माध्यम गैस के रूप में है, अर्थात गैस में द्रव का मिश्रण। यहाँ परिक्षेपण माध्यम ज़्यादा होगा तो गैस की मात्रा ज़्यादा होगी, द्रव की मात्रा कम होगी। परिक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा वाला होगा और परिक्षेपण माध्यम अधिक मात्रा वाला होगा। द्रव का मिश्रण किस में होगा? गैस में। अगर द्रव का मिश्रण गैस में होता है तो वह एरोसोल प्रकार का होता है, एरोसोल। और एरोसोल का उदाहरण होगा कोहरा, बादल, कोहरा, बादल। बादलों में बादल गैस के बनते हैं लेकिन उनमें जलवाष्प द्रव के रूप में पाई जाती है। इसके बाद में है ठोस का गैस में मिश्रण, ठोस का गैस में, और ये भी होता है एरोसोल। ठोस का गैस में। एरोसोल के उदाहरण होंगे धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, उदाहरण में लगा देते हैं हम धुआं। धुएं में कार्बन के निलंबित कण होते हैं और वायु भी होती है। कार्बन के निलंबित कण ठोस अवस्था में होते हैं और गैस वो गैसीय माध्यम में कार्य करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ। अगला है गैस, और गैस का द्रव में। गैस का है द्रव में और वो कहलाता है फोम। फोम एक तरह का ये झाग ही होता है और ये फोम में शेविंग क्रीम और दूध में, दूध है शेविंग क्रीम, जिनमें ये झाग बनते हैं, दूध और शेविंग क्रीम। तीन हो चुके थे द्रव के। अगला है द्रव्य और माध्यम भी द्रव्य, और ये उदाहरण हो जाएगा इमल्सन का, इमल्सन। और इमल्सन के उदाहरण होंगे दूध फेस क्रीम, दूध और फेस क्रीम। ठीक है। अगला ठोस और द्रव में। ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था, द्रव परिक्षेपण माध्यम, और उसका प्रकार होगा सोल, जिसका उदाहरण होगा दूध या मैग्नीशियम और कीचड़, दूध या मैग्नीशियम। और कीचड़, अर्थात ये थोड़ा गाढ़ा होगा। गैस का ठोस में। गैस को ठोस में घोला गया है तो वो कहलाएगा फोम। और ये फोम होगा रबड़ स्पंज, रबड़ स्पंज, अर्थात इसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे। द्रव, और द्रव का मिश्रण है ठोस में। द्रव का ठोस में तो ये बनता है जेल, जेली जैसा पदार्थ, जिससे आइसक्रीम बनती है, पनीर बनता है।
पनीर, जेली, जेली ये वही है आइसक्रीम वाली, और मक्खन, घी। अगला है ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में। और ठोस का ठोस में अगर परिचित प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो गया तो ठोस सोल होता है। ठोस सोल, और वो होगा रंगीन पत्थर, दूध या कांच। रंगीन पत्थर, दूध या कांच, रंग बिरंगे जो कांच होंगे वो ठोस का ठोस में जैल प्राप्त के रूप में होंगे। ये कोलाइड के सामान्य उदाहरण होंगे। अब है कि कोलाइड विलयन में से यदि किसी प्रकाश की किरण को गुजारा जाए तो वह उसके मार्ग को फैला देता है। जब किसी कोलाइडी विलयन में से प्रकाश किरण को गुजारा जाता है तो वह प्रकाश के माध्यम को फैला देता है या प्रकाश के मार्ग को फैला देता है। इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो हम हेडलाइन डालें यहां टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किरण कोलाइडी माध्यम से या कोलाइडी विलयन से गुजरती है तो या गुजारी जाती है, गुजारी जाती है तो वह प्रकाश का मार्ग फैला देती है। तो वह प्रकाश का मार्ग फैला देती है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस प्रभाव की खोज टिंडल, जिस वैज्ञानिक ने खोजी अधिकांशतः उन्हीं के नाम पर दी गई है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। टिंडल प्रभाव को किसी कमरे में आने वाली प्रकाश किरण, किसी कमरे में आने वाली प्रकाश किरण प्रकाश किरण के मार्ग में विचरते कणों के रूप में देखा जा सकता है। विचरते कणों के रूप में देखा जा सकता है। ये टिंडल प्रभाव हो गया। टिंडल प्रभाव में जब प्रकाश किरण किसी कोलाइडी विलयन से गुजारी जाती है या कोलाइडी विलयन से गुजरती है तो वह प्रकाश के मार्ग को फैला देती है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। टिंडल वैज्ञानिक के नाम पर ही यह टिंडल प्रभाव माना गया। टिंडल प्रभाव को यदि हमें देखना हो तो किसी बंद कमरे की खिड़की या उसके रोशनदान से आने वाली प्रकाश की किरण के चमकते हुए बीम के पथ में देखा जा सकता है, जिसमें धूल के कण उड़ते
रहते हैं या ऊपर नीचे जिग जैग गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों की गति, कोलाइडी कणों की गति कोलाइडी कणों की गति नियमित नहीं होती है, नहीं होती है, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं।